हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपने देखा था कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के एडवांस लेवल के PYQs को देखा था। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन के जो एडवांस लेवल के PYQs हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम से पूछे नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कुछ ईयर्स के PYQs को कवर अप किया है एडवांस लेवल के। अब उसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमने आज से एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके अंदर देखते हैं, हमारे पास है आज ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2023 का। इसमें क्या बोल रखा है, लेट f इज अ फंक्शन जिसमें डोमेन दे रखा है 0 to 1 एंड रेंज दे रखी है कैपिटल R, बी द फंक्शन डिफाइंड एज f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x इंटू x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ, वेयर greatest integer function x denotes the greatest integer less than or equals to x, then which of the following is are true। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था जिसके अंदर हमें इन चारों ही ऑप्शंस में से ये चेक करना था कि एक या एक से ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बस मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, एक्चुअल में एडवांस लेवल की ये प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम ये आपको लगेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसमें जो आपको गिवन कर रखा है f ऑफ x, उसको लिख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x इंटू एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हाफ। और यहाँ पर हमसे जो ऑप्शन में पूछ रखा है वो क्या क्या पूछ रखा है एक बार देख लेते हैं। द फंक्शन f इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, और ये जो डोमेन है 0 to 1 का ही रख रखा है। There is exactly 1 point in 0 to 1 at which the function f is continuous but not differentiable. The function f is not differentiable at more than 3 points in 0 to 1. The minimum value of the function इतना इतना इतना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कॉन्टिन्यूटी का ही पता लगाना है कि अगर हमें फंक्शन के अंदर पता लग जाता है कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है या है, और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी का पता लगा लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा इसके उन पॉइंट्स पर जहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू बना रहा होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम इस 4x की बात करते हैं तो ये जो इंटीजर बन रहा होगा, एक तो ये 1/4 पर बन रहा होगा। जब हमने 1/4 वैल्यू पुट करी होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। उसके अलावा ये इंटीजर वैल्यू कब कब और लेगा, जब हम 2/4 का जिक्र करेंगे। जब 2/4 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। और इसके अलावा 3/4 जब हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो भी इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ये तीन ही वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच का जो डोमेन हमें दे रखा है x का, उसके अंदर ये तीन वैल्यू ही फिट बैठ रही हैं इसको इंटीजर बनाने के लिए। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन तीनों ही पॉइंट्स पर ये जो 4x है, ये जो फंक्शन बन रहा होगा हमारा 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। उसका कारण ये है, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर 4x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। और जब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो ग्राफ जो हमारा, अगर हम ध्यान से समझें, 0 से लेकर 1 तक जैसे हम चल रहे होते, अगर यहाँ पर 4x के लिए अगर हम यहाँ पर सोचें तो 0 से लेकर 1/4 तक तो हमारा ग्राफ बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा था। लेकिन जैसे ही वैल्यू 1/4 होगी एग्जैक्टली, इसकी वैल्यू उस 0 से उठ के कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरीके से 1/4 से लेकर 2/4 तक तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 1। और जैसे ही वैल्यू 2/4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू एकदम से कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां पर ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस, ये जो जंप हमारे पास लग रहा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और वो हमने सोचा तो हमें समझ में आया कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी जो हो रही है हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर पार्ट की वजह से, तो वो कितनी हो रही है, 3 पॉइंट्स पर हो रही है। लेकिन जब हमने इन पॉइंट्स को थोड़ा और ढंग से देखा तो हम इन पॉइंट्स को बोल सकते हैं 1/4, इस 2/4 को बोल सकते हैं 1/2 एंड 3/4। तो हम ध्यान से देखते हैं कि जब हम पूरे फंक्शन को देखते हैं तो इस पूरे ही फंक्शन के अंदर
इस 4x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से डिसकंटिन्यूटी जो हमारी पैदा हो रही है, जो जनरेट हो रही है, वो इन 3 पॉइंट्स पर हो रही है। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स में से इन 2 पॉइंट्स के बारे में अगर हम देखें, इन दोनों पॉइंट्स की जो डिसकंटिन्यूटी है वो इन दोनों के दोनों पार्ट्स ने संभाल ली है। x-1/2 एंड x-1/4 के होल स्क्वायर की वजह से हमारे इस पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी एंड इस पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी किसमें कन्वर्ट हो रही है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूअस जो पार्ट आ रहा है वो केवल और केवल इन 3 पॉइंट्स में से केवल और केवल किस पॉइंट के लिए आ रहा है? एक पॉइंट के लिए, दैट इज 3/4। तो हमारी समझ में आया केवल और केवल इस पॉइंट 3/4 की वजह से हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें हमारे इन चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन भी जो दे रखा है वो क्या बोल रखा है? द फंक्शन f इज अ डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इन 0 to 1। तो हमारे पास यही 3 क्रिटिकल पॉइंट थे जिनके ऊपर हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लग रहा था। हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास इन तीनों डिसकंटिन्यूअस लगने वाले इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में से हमने देखा कि 2 पॉइंट्स तो हमारे कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं, केवल एक ये 3/4 वाला ही पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस का डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो हमने इस पॉइंट को डिसकंटिन्यूअस देखा तो हमारा एक ऑप्शन इसमें करेक्ट हो पा रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर देखा कि इसके अंदर बस इन्होंने इतना बताया है और यहां पर और बाकी की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पूछ रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले fx बनाने की कोशिश करी, डिफाइन करने की कोशिश करी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन का इंटरवल है वो कितना ले लिया, x > 0 से लेकर 1/4 तक का इंटरवल। उसी के अकॉर्डिंगली हमने 1/4 से लेकर 1/2 तक का इंटरवल, क्योंकि ये जो 2/4 है इसको हम कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 टाइप का। और इसी तरीके से 1/2 से लेकर 3/4 तक का इंटरवल, और इसी तरीके से 3/4 से लेकर इंटरवल 1 तक का। तो हमने क्या करा, यहां पर अपने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी और उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएबल फंक्शन को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जब हम इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1/4 के बीच में रहती है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो कॉन्टिन्यूअस पार्ट ही हमारा बना रहे थे फंक्शन का, अगर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर देखते हैं तो 0 से लेकर 1 के बीच में अगर हम वैल्यू अगर यहां पर पुट करते हैं तो हम देख पाएंगे कि वो वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 1/4 तक की वैल्यू, 0 से लेकर 1/4 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहां पर ये जो वैल्यू है हमारी 1 से छोटी बैठ रही है, और जब 1 से छोटी बैठेगी तो ऑब्वियसली हमारा जो फंक्शन होगा इसकी वजह से पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो यहां के लिए फंक्शन हमारा कितना आ रहा है, 0। अब इसके आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। जब हमने x को 1/4 से थोड़ा सा बड़ा ले लिया, इक्वल टू भी ले लिया, एंड इक्वल टू एंड लेस देन 1/2 लिया, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में लिया, तो हम समझ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की जो वैल्यू है, इस 4x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है 1/4 से जैसी बड़ी लेंगे 1 वैल्यू आ जाएगी, और 1/2 से अगर हम छोटी ले रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू कितनी ही रहेगी, 1। तो हमारा जो फंक्शन है यहां पर बनने वाला वो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स, बाकी इसके ऊपर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस ही है हमारे पास, x - 1/4 होल स्क्वायर इंटू x - 1/2। हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन का क्रिएशन का तरीका भी है वो बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट इंटरवल पर जाते हैं कि x > 1/2 से लेकर 3/4 तक के बीच की अगर वैल्यू लेता है, तो तब उस कंडीशन में हमारे पास इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, ध्यान से देखेंगे 1/2 जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 तो ले ही लेगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू 2 कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम, एट x लेस देन 3/4 तक के लिए। तो जब हम x की वैल्यू 3/4 से जस्ट लेस अगर लेते हैं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x की वैल्यू कितनी ही रहेगी, 2। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस टाइप से आगे प्रोसीड करते हुए आ जाएगी
क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है इसके अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का। और इसी तरीके से जब x की वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में रहेगी तो यहां पर इस 4x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। तो यहां हमने इस तरीके से अपने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। अब हमारे पास fx की वैल्यू आ गई है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए f डैश x की और जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, f डैश x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, जो कि हमारे लिए सिंपल ही रहेगी। बिल्कुल इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, इसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर 1/4 की बात कर ली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 से लेकर 1/2 की बात कर ली। इसी तरीके से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से लेकर हमने 3/4 की बात कर ली। एंड इसी तरीके से हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 से लेकर 1 की बात कर ली। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक बार देख लेते हैं। तो जब हमने 0 को डिफरेंशिएट करा इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो फंक्शन कौन सा है 0, तो इसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी 0। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/2 प्लस, और जब हम इसको एज इट इज रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो बच कितना रहा होगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 तो रहेगा ही, और ये भी जब 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/2, और प्लस करेंगे तो ये 2 के साथ ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम जब हम इसको भी जब डिफरेंशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/2 प्लस, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो f डैश x है बहुत ही सिंपल से इजीली तरीके से हमारे पास आ गया है। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है। यहां पर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं या कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो ये है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसके लिए 101% ये जरूरी है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना ही होना है। लेकिन ऐसा हम वाइस वर्सा ट्रू नहीं बोल सकते हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका कॉन्टिन्यूअस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये बात हमें टेक्स्ट बुक में भी सिखाई जाती है और ये समझाई भी जाती है कि किस तरीके से आखिर ये कैसे होता है। खैर, यहाँ पर ये बस बात याद रखने वाली है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने जा रहा है तो उसके लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो यहां पर हमें इन 3 पॉइंट्स में से इतना तो समझ में आ रहा है कि 3/4 पर फंक्शन क्या था, डिसकंटीन्यूअस था। जब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस था तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर इस पॉइंट पर तो कम से कम हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब जो हमें डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करनी है वो केवल इन दोनों पॉइंट्स पर ही चेक करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो केवल इन 2 पॉइंट्स पर ही कॉन्टिन्यूअस आ रहा था, जैसा कि अभी अभी हमने कैलकुलेट करके देखा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम f डैश 1/4 माइनस वाली लिमिट को अगर हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो हम देखेंगे कि फंक्शन के अंदर जब हमने फंक्शन में हमने 1/4 माइनस की अगर बात करी तो ऑब्वियसली हम f डैश x के कौन से वाले पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1/4 माइनस का मतलब हुआ कि 1/4 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू। तो वो x की वैल्यू जब हम लेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमारे पास यहां से f डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसी तरीके से अगर हम
एफ डैश 1/4 प्लस की बात करेंगे, मतलब 1/4 से जस्ट आगे वाली वैल्यू की बात, तो हम देख पा रहे हैं 1/4 से जस्ट आगे वाली वैल्यू वाली जो रेंज है हमें कहां पर मिल रही है, वो यहां पर मिल रही है। तो हमारा फंक्शन जो है वो किस टाइप का बन रहा है, वो इस टाइप का बन रहा है। अब अगर हम यहां पर हम x इक्वल टू 1/4 अगर पुट कर देते हैं, प्लस का मतलब है कि हम x टेंडिंग टू 1/4 प्लस जब बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग है x इक्वल टू 1/4 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0, मतलब इनफाइनाइट सिमिली हम वैल्यू को 1/4 से बड़ी ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/4 ही ले रहे हैं। तो जब हमने वो वैल्यूज के अंदर पुट करी तो हम देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर रेंज की वजह से फंक्शन आता है ये वाला, और इसमें जब हमने x इक्वल टू 1/4 रखा तो ये वैल्यू 0 हो गई, और जब x इक्वल टू 1/4 जब यहां रखा तो इससे ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया। तो हमारे पास 1/4 प्लस पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। हम देख रहे हैं कि हमारे पास f डैश 1/4 माइनस की भी वैल्यू 0 आ रही है एंड f डैश 1/4 प्लस की भी वैल्यू 0 आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो डिफरेंशियबिलिटी है एंड राइट हैंड साइड की जो डिफरेंशियबिलिटी है वो जब हमने कैलकुलेट करी तो वो कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर फंक्शन एट x इक्वल टू 1/4 हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसी तरीके से हमें डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो किस पर चेक करनी होगी, 1/2 के ऊपर। अगर हमने f डैश 1/2 माइनस की बात करी तो हम फंक्शन के अंदर जाते हैं, 1/2 से जस्ट लेस वाली वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो हमें फंक्शन कौन सा लेना है, यही वाला फंक्शन लेना है। और इसमें जब हम x इक्वल टू 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं x माइनस 1/2, जब हमने x इक्वल टू 1/2 वैल्यू जब इसमें पुट करी या x टेंडिंग टू 1/2 माइनस वाली वैल्यू जब हमने पुट करी तो इसमें ये एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, और जब यहां पर 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, यहां पर माइनस का ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा यहां पर, और 1/4 का होल स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/16। इसी तरीके से जब आप f डैश 1/2 प्लस की बात करेंगे तो उसको जैसे ही आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1/2 प्लस की बात करते हुए ही हम इस पर्टिकुलर फंक्शन पार्ट पर आ जाएंगे। जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन पार्ट को लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जब हमने 1/2 प्लस वैल्यू पुट करी तो ये पोर्शन तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, और यहां पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, और इंटू 2 हमारे पास लगा हुआ ही है। तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/8। हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1/16, एंड राइट हैंड साइड की डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/8। और इन दोनों की वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही है, इक्वल टू नहीं आ रही है, जिसको कि हम इन जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, LHD एंड RHD। ये दोनों की दोनों जब तक आपस में इक्वल नहीं आएंगी तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो डिफरेंशियबिलिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 1/2 पर डिफरेंशियबिलिटी हमारी प्रूव नहीं हो पा रही है। तो हम क्या बोल पाएंगे, हम देख पाएंगे कि हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स में जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट पर फंक्शन क्या था, डिसकॉन्टिन्यूअस था, मतलब 2 पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। लेकिन जब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे थे तो डिफरेंशियबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये मैं बार बार आपको रिपीटेडली ये क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चा कभी कभी इन पर्टिकुलर चीज़ों में छोटी छोटी ये जो बातें हैं इनके अंदर फंस जाता है और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी का वो नहीं समझ पाता है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में से जब हम पहले ये पता लगा चुके थे कि कॉन्टिन्यूअस जो होना है फंक्शन को वो किस किस पॉइंट पर होना है, वो इन 2 पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है इस पर नहीं है। और जो डिफरेंशियबिलिटी है जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है उस पर तो होगा ही होगा नहीं, उसके अलावा हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर तो हमारा जो फंक्शन था वो डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं था। और जब हमने इन दोनों पॉइंट्स पर जब चेक किया तो हम देख पा रहे थे इस पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम समझ पा रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स में से टोटल कितने पॉइंट्स ऐसे हैं, टोटल 2 पॉइंट्स ऐसे हैं x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 3/4
जिसके ऊपर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहां से अगर सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, there is exactly one point in 0 to 1 at which function f is continuous but not differentiable। तो ये बात भी करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर हम कॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट्स कितने थे, 2 ही थे केवल, 0 से लेकर 1 के बीच में। लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो केवल एक के लिए ही है, एक के लिए नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहां से हम समझ पाते हैं कि हमारा ये पॉइंट भी करेक्ट हो पा रहा है। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। वो कैसे, हम देखते हैं द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन 0 to 1। ये बात यहां पर गलत हो रही है, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे पास जो टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, उनमें 2 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी जो हम चेक कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएबिलिटी केवल और केवल 2 पॉइंट्स के लिए नहीं आ पा रही है, एक के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। तो यहां से हम ये देख पाते हैं कि मोर देन 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये बात जो है बेसिकली गलत हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट पर तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोर देन 3 पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की, जहां पर क्या बोल रखा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ f इज -1/512। इस पर्टिकुलर पार्ट को करने से पहले हम थोड़ा सा फंक्शन के ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहां पर फंक्शन को देखें और इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें सबसे पहले, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है हमारा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन को जनरेट कर रहा होगा, और क्यूबिक इक्वेशन भी कुछ इस टाइप की सी जनरेट हो रही होगी। अगर हम अपने इस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का सा बनना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर x - 1/4 होल स्क्वायर की वजह से हमारे जो 2 रूट्स हैं वो एक ही जगह पर आ रहे हैं, 1/4 एंड 1/4। तो एक पॉइंट तो हमारे पास 1/4 कुछ इस टाइप से आ रहा है, और एक पॉइंट ये 1/2 आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर हमारे पास इस टाइप से ये ग्राफ बनता हुआ आ रहा होगा केवल इतने पार्ट का। अब अगर हम इससे आगे वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास ये, अगर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसे टाइप से, ये एक रफ ग्राफ बना रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। कभी आपके मन में आए कि ये आगे पीछे ग्राफ कैसे हो रहा है, ये जस्ट एक रफ फिगर है, जिससे कि हम अपने मन को ये समझा पाए कि आखिर ग्राफ बन कैसे रहा होगा। यहां पर अगर इस पॉइंट को अगर हम 0 मान लेते हैं तो 0 से लेकर 1/4 तक की जो वैल्यू है वो हमारे इस पूरे के पूरे ग्राफ की वैल्यू वो किस तरीके से आ रही होगी, 0, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि हमने यहां पर ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। तो यहां पर जब हमने फंक्शन को डिफाइन करा तो यहां से इस 0 से लेकर, ये ओरिजिन पॉइंट ले रखा है हमने, 0 से लेकर 1/4 तक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0। तो हम देख पा रहे हैं इस 0 से लेकर 1/4 तक की वैल्यू तो हमारे पास ये 0 आ गई है। उसके अलावा ये 1/4 से 1/2 के लिए जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास फंक्शन यही रहने वाला है। तो जब फंक्शन यही रहेगा तो कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का सा ही बनेगा। इसके अंदर कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उससे खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कर्व बन गया। फिर जब उसके बाद हम 1/2 से 3/4 के लिए जब बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो कर्व जो चल रहा था उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है। वो क्यों? क्योंकि 4x की जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो 2x टाइम हो गई है। मतलब जो हमारे कर्व के अंदर जो स्टीपनेस है, मतलब जो जिस तरीके से चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके अंदर 2x टाइम की वृद्धि हो रही है। 2x टाइम वो ज्यादा तेजी के साथ वो अपने स्टीपनेस को लेगा। तो अगर हम किसी एक पॉइंट 3/4 को यहां कहीं पर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1/2 से लेकर 3/4 तक के ग्राफ के अंदर हमारे पास 2x टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एक पॉइंट हम यहां पर 1 को ले लेते हैं तो हम देख पाएंगे 3/4 तक की जो वैल्यू थी वो कुछ डबल टाइम हो रही है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से ना जाके कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ऐसा ही हमने एज्यूम करा कि डबल टाइम करने पर शायद ये ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ यहां कहीं पर आ जाएगा,
उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ये हमारा ग्राफ चलेगा 3/4 पर आते के साथ ही इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, थ्राइस टाइम ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। ये पॉइंट हमारा समझने वाला है। तो जैसे ही हम 3/4 पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो थ्राइस टाइम हो जाता है। यहां पर जैसे ही ये थ्राइस टाइम हो जाएगा तो हम देख पाते हैं कि यहां पर जो हमारा यूजुअल जो फंक्शन चल रहा था उस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से जंप आ जाएगा, और जैसे ही जंप आएगा वो यहां से, क्योंकि 3/4 पर एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे यहां पर वैल्यू कितनी हो रही है 3। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम समझ पाते हैं तो हम देख पाएंगे 3/4 से जस्ट पहले तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, ट्वाइस टाइम यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो जैसे ही 3/4 से हम आगे बढ़ेंगे अप टू 1 तक तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे हम यहां कहीं किसी एक पॉइंट पर जंप कर जाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी एकदम थ्राइस टाइम हो रही है कर्व की, और इसी वजह से हमारे पास यहां पर थोड़ा सा गैप आ जाता है इस पर्टिकुलर 3.4 पॉइंट पर, और यहां से हमारा ग्राफ जो यही वाला ये जो ग्राफ था वो थ्राइस टाइम की तरीके से वो बढ़ेगा और वो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा और हमारा एक्चुअल जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब ये ग्राफ बनाने का मेन कारण क्या है? इस ग्राफ को बनाने का मेन कारण केवल और केवल यही है कि हमसे पूछ रखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज -1/512। अब क्योंकि जब हम ग्राफ को जब देख पाते हैं तो ये पोर्शन भी हमारा हट जाएगा। फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस टाइप का सा बन रहा है अभी के लिए। x इक्वल्स टू 1/2 जो था वो हमने यहां कहीं पर लिख दिया है। तो हमारा जो ग्राफ है वो ये बन रहा है। अब जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो सिंपल से सिंपल कॉमन सेंस वाला बच्चा भी ये बता सकता है कि यहां पर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इस 1/4 से लेकर इस 1/2 के बीच में आएगी। तो ये बात जैसे ही हमें समझ में आती है, हमने उस fx को उठा लिया जो कि इस 1/4 से लेकर इस 1/2 तक के फंक्शन को डिफाइन करता है। तो हमने देखा वो फंक्शन कौन सा है हमारे पास, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। और क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालकर 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस 1/4 से लेकर 1/2 के बीच में हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो हमें वो भी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि f' तो हमने पहले से ही 1/4 से लेकर 1/2 के बीच में कैलकुलेट कर रखा है। तो हमने क्या करा, f' को जब 0 करा, कहां से कहां तक, इस 1/4 से लेकर 1/2 के बीच वाले फंक्शन के लिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द कर्व हमें समझ में आ रही है कहां से कहां तक मिल पाएगी, 1/4 से लेकर 1/2 वाले बीच वाले कर्व के लिए ही मिल पाएगी। तो यहां पर जैसे ही हमने f' को 0 किया तो f' तो हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, इसको जैसे ही हमने 0 करा तो हम देख पाएंगे हमने क्या करा, इस पूरे ही फंक्शन में से कुछ कॉमन ले लिया, x माइनस 1/4, और जो बचा उसको लिख लिया। वो कितना हो रहा है, ट्वाइस टाइम ऑफ x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, ये हो जाएगा x माइनस 1/4 टाइम्स, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1/4, 2x प्लस x 3x, और -1/4 मतलब 5/4, तो हो रहा है 3x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1/4 एंड 5/12। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये दो वैल्यू आ रही है, इन दो वैल्यूज पर ही हमें मिनिमा या मैक्सिमा टाइप से कोई वैल्यू मिल रही होगी। अब अगर हमें इन दो वैल्यूज के अंदर चूज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें मैक्सिमा मिनिमा में सिखाया जाता है कि अगर हम इस f' से f" निकाल लेंगे तो उस f" के अंदर जब हम एक एक करके इन वैल्यूज को पुट करेंगे कि f' इक्वल टू 0 पुट करने पर x की जिस वैल्यू पर f" पॉजिटिव वैल्यू देता है उस वैल्यू को तो हम बोलते हैं मिनिमा,
और जिस वैल्यू पर एफ डबल डैश एक्स अपनी वैल्यू देता है नेगेटिव, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमा। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एफ डबल डैश एक्स को, और जब उसके अंदर x इक्वल टू 1/4 रखते हैं तो वहां से तो वैल्यू मिलती है हमें मैक्सिमा की, और जब हम x इक्वल टू 5/12 रखते हैं तो वहां से वैल्यू मिलती है हमें मिनिमा की। तो यहां से जैसे ही हमने x इक्वल टू 5/12 रखा तो हमें वैल्यू मिलती है मिनिमा की। उस वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू हमने पुट करी अपने इस वाले फंक्शन में, फंक्शन लिख लिया x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2, और वैल्यू रख रहे हैं x इक्वल टू 5/12 क्योंकि हमने एफ डबल डैश एक्स के अंदर वो वैल्यू पुट करके देखी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/12 माइनस 1/4 होल स्क्वायर इंटू 5/12 माइनस 1/2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इंटू 6 एंड यहाँ पर इंटू 3 सिंप्लीफाई करने का अपना अपना तरीका रहता है। तो ये जाएगा 2/12 1/6 होल स्क्वायर मतलब 1/36 इंटू ये कितना आ रहा है हमारे पास माइनस 1/12। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, -1 अपॉन, इसको हम बोल सकते हैं 12 इंटू 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर, और इसमें जब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दी 432, तो ये -1 अपॉन 432 वैल्यू आ रही है। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास आ रही है -1 अपॉन 432, और एक्चुअल में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ये हमें क्या दे रखी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -1 अपॉन 512। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें केवल 2 ही ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।